नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथियों, आपका बिना समय गवाए हम लोग चलेंगे प्रश्नों की ओर। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दें कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि यहाँ से आपकी एसएससी जीडी की कंप्लीट तैयारी बेसिक से हो सके और आप साथियों एसएससी जीडी 2025 में अपना झंडा गाड़ सके। साथियों, आपको बता दें, यहाँ पे आपको डेली वीडियोज मिलेगी और साथियों फ्री नोट्स और पीडीएफ दिए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है। लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक से टेलीग्राम में जुड़ जाइए ताकि आपको पीडीएफ और सारा कुछ फ्री मटेरियल्स मिल सके। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। साथियों, आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में है। साथियों, प्रश्न में ही आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो आपका मौसिनराम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले यह चेरापूंजी के नाम से जाना जाता था। साथियों, हालांकि चेरापूंजी और मौसिनराम के दो अलग अलग जगह हैं जो कि मेघालय राज्य में है। जो कहाँ है साथियों? मेघालय राज्य में है। इससे पहले चेरापूंजी प्रथम स्थान पे था सर्वाधिक वर्षा के मामले में। अभी वर्तमान समय में साथियों मौसिनराम आपके पहले नंबर पे है। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा है आपका, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाई जाती है। तो साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना क्षेत्र में। और कोयले के 4 प्रकार होते हैं साथियों, जैसे कि आप जानते भी होंगे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। साथियों एंथ्रासाइट जो ये कोयला का प्रकार होता है, ये सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होता है। साथियों ये से आपके कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है साथियों, एंथ्रासाइट कोयले का सबसे उत्तम प्रकार है। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप, आपसे पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। साथियों आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है हरे पौधों में, जिसके माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं साथियों, तो उसमें ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, अर्थात कहाँ से आता है। तो साथियों आपको बता दें, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसे कि साथियों आपको पता ही होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 तत्वों की, 4 पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से आपका एक जल भी है। तो साथियों जल के माध्यम से ही ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है और साथियों प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होती है। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। यदि आपको साथियों जानकारी चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो आपको भी बता दें कि सबसे पहले आपका जल याद रखना है, सूर्य की रोशनी याद रखना है साथियों, सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड रखना है याद, और उसके अलावा साथियों हरित लवक, जिसको आप क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते होंगे। इन चारों पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या चौथे को देख सकते हैं साथियों। 4वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा दिवस के रूप में। साथियों आपको बता दें, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था साथियों? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर को हम लोग साथियों गांधी जयंती और साथ ही साथ अहिंसा दिवस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथियों मनाते हैं। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। 5वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है साथियों, धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो साथियों बीज इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्योंकि धान के बीज को ही हम लोग खाते हैं और इसको ही उगाते भी हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 में साथियों आपसे पूछा गया है, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था। तो साथियों आपको बता दें, 1971 के दौरान साथियों इंदिरा गांधी जी ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और साथियों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी कौन थी, तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि इंदिरा गांधी, उसका भी सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7वें में पूछा जा रहा है साथियों आपको, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है। तो साथियों भारत आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मूंगफली सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है। उसके बाद 8वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया है साथियों, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। साथियों ऑस्ट्रेलिया की पहली प्रधानमंत्री, देखिए उससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो अगले प्रश्न में आपने देख चुका है प्रश्न संख्या 7 में कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जिसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो साथियों जूलिया गिलाई आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 9 में आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। सबसे सरल यहाँ पे पूछी गई है तो साथियों बेंजीन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है साथियों, C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वें नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पे संपन्न हुई थी। तो साथियों बिहार की राजधानी पटना, जिसे हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं,
पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं साथियों। यदि साथियों आपको पूछ लिया जाए कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे या किसे माना जाता है, तो आपको उसे भी याद रखना है साथियों। उदयन को पाटलिपुत्र के संस्थापक के रूप में जानते हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों अगले नंबर प्रश्न की ओर चले उससे पहले आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि आप एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी फ्री में करें, तो साथियों आपको ये चैनल दिख रहा होगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके इससे जरूर जुड़ जाइए। क्योंकि साथियों चैनल में प्रतिदिन 5 कम्युनिटी पोस्ट के प्रश्न डाले जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये साथियों प्रतिदिन डाले जाते हैं, तो साथियों उससे भी आपके जीके जीएस का बेस तगड़ा हो सकता है, बेस मजबूत हो सकता है। और प्रत्येक दिन साथियों आपकी तैयारी को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हमारे द्वारा यूट्यूब में वीडियो अपलोड की जाती है, जिसे देखकर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो साथियों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। उसके अलावा सभी कुछ फ्री पीडीएफ और मटेरियल्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके अलावा कोई भी डाउट्स आपका रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है, तो साथियों नियंत्रण विखंडन होता है, नियंत्रित विखंडन होता है आपका, ये आपको याद रखना है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है साथियों, तो लेह में है, तथा लद्दाख की राजधानी लेह में है साथियों। कहाँ पे है, लद्दाख की राजधानी लेह में है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 13 को देखिए, उससे पहले आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को भी लाइक करके इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके जो भी साथीगण एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हुए हैं उनका भी इस वीडियो के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से साथियों अपनी तैयारी पक्की हो सके और बेहतरीन हो सके। और साथियों वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलते हैं प्रश्न को देख लेते हैं। 13वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों, मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम के लिए। यदि बात करें साथियों मनुस्मृति रामायण और महाभारत की, तो इसकी जो रचना हुई थी शुंग काल के दौरान हुई थी। आपको साथियों ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में याद रखना है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है, राज्यसभा के अध्यक्ष बनने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो साथियों आपको बता दें, राज्यसभा के अध्यक्ष बनने के लिए या राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए साथियों आपको 30 वर्ष का होना, 30 वर्ष की उम्र सीमा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वही आपसे लोकसभा के बारे में पूछ लिया जाए तो साथियों लोकसभा के लिए 25 वर्ष की उम्र सीमा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री बनने के लिए भी साथियों 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं पे मुख्यमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए भी साथियों आपका 25 वर्ष का होना चाहिए। और उसके अलावा साथियों राज्यसभा के सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं पे साथियों राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी बात करें, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना चाहिए, तो आपको साथियों पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र सीमा का होना जरूरी है। और साथियों राज्यपाल बनने के लिए भी आपको 35 वर्ष का होना जरूरी है। तो साथियों आशा करते हैं कि मंत्रीगण से संबंधित जितने भी डाउट्स आपके रहे होंगे उम्र सीमा से संबंधित, तो साथियों क्लियर हुए होंगे। यदि नहीं हुए तो साथियों उसका कंप्लीट वीडियो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा अपलोड की गई है, उसे आप एक झलक जरूर देख लीजिए। एक मिनट में साथियों आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी ट्रिकी माध्यम से समझाया गया है। आप चाहे तो उसे जरूर देख लीजिए चैनल पे जाके। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 है साथियों, जिसमें आपसे पूछा गया है, राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है। तो साथियों ये भी प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रकवि के रूप में साथियों मैथिली शरण गुप्त को हम लोग जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त एक महान कवि थे, जिसे राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी गई है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। खालसा पंथ की बात करें तो साथियों गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के कितनेवें गुरु थे साथियों, 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु खालसा पंथ की स्थापना की थे। इस प्रकार साथियों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। उसके बाद 17वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, तो साथियों इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम वेलेस्ली। लॉर्ड विलियम वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कहाँ है साथियों, तो यहाँ आपके कोलकाता में है। कहाँ पे है साथियों, कोलकाता। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज के तथ्य के बारे में। उसके बाद 18वां नंबर प्रश्न है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की। तो साथियों लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी को साथियों
भारतीय रेलवे का जनक के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि साथियों इसी के शासनकाल में भारत में प्रथम बार साथियों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के मध्य साथियों रेल चली थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और कितनी किलोमीटर चली थी बात करें तो साथियों 34 किलोमीटर तक दूरी चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। उस समय साथियों गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी थे। तो इस प्रकार भारतीय रेलवे के जनक के रूप में लॉर्ड डलहौजी को भी जाना जाता है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 है साथियों आपका, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो साथियों हमारे वायुमंडल में साथियों 5 सतह पाए जाते हैं, जिसमें सबसे निचली सतह की अगर बात करें तो क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। क्षोभ मंडल में सारी वायुमंडलीय घटना होती है, जितनी चाहे आंधी हो, तूफान हो या कुछ भी हो साथियों, ये क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। उसके बाद आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, जिसे आप देख सकते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपसे पूछ ली गई है। तो साथियों कौन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल प्रतिभा सिंह पाटिल जी। साथियों इसके पहले प्रश्न में हमने आपको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बताया, जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और यहाँ पे साथियों आपको राष्ट्रपति पूछ लिया गया है, प्रतिभा सिंह पाटिल थी। वहीं आज ये बात करें कि भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो साथियों सरोजिनी नायडू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीनों ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है साथियों। तो साथियों आप इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। साथियों एक प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है, जिसका कि जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है साथियों? जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे के जाना है। आपसे पूछा गया है कि भारत में कितने राज्य है। साथियों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट अवश्य करना है, जिससे कि हमें पता चले कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को लेकर कितने सीरियस है। उसके अलावा साथियों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जो भी डाउट्स रहते हैं तो साथियों कमेंट करके उसे बता सकते हैं। और आपको बता दें कि ये सारा कुछ PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों मिलेंगे किसी अगले वीडियो में आपकी तैयारी को बेस्ट करने के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।